So hello everyone. In this lecture we are going to talk about Maurya period. In previous lecture we had already talked about Indus Valley civilization related art and culture. Means art and architectures at that time like coinage system, Pashupatinath seal and pottery and many other things. So basically in this series में हम लोग बात करेंगे जितने भी आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज हुई थी. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि हम लोग क्या किस बारे में बात करने जा रहे हैं. नाउ वी विल कम टू द मौर्य एम्पायर. सो मौर्य एम्पायर में 6th सेंचुरी बीसी में गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ एज वेल एज महावीर का भी बर्थ हुआ. सो इनके बारे में तो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे ही करेंगे. बट वाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट मौर्य एम्पायर, तो मौर्य एम्पायर जो है वो श्रमन्ना ट्रेडिशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस था कि इस टाइम पे श्रमण ट्रेडिशन चला था. व्हाट वाज श्रमण ट्रेडिशन? तो श्रमण ट्रेडिशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें 3 रिलीजन थे. एक था बुद्धिज्म, एक था जैनिज्म और एक था आजीविका. ये तीनों ये जो श्रमण ट्रेडिशन चला, इस ट्रेडिशन के चलने के पीछे रीजन क्या था? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हिंदुज्म पहले चलता आ रहा है एंड ऐसे ही बिना रीजन के कोई नया रिलीजन इवॉल्व हो गया. तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा कि लोग हिंदू रिलीजन से सेटिस्फाइड ना होके एक नया रिलीजन बना रहे थे. तो क्या रीजन था? तो हिंदू रिलीजन को बॉयकॉट करने का ये मतलब बॉयकॉट जिन्होंने किया वो थे क्षत्रिय क्लैन. तो क्षत्रिय क्लैन ने इस रिलीजन को बॉयकॉट क्यों किया? तो उनके बॉयकॉट करने का रीजन ये था कि यहाँ पे कास्टिज्म आ गया था. मतलब कि 4 पार्ट में इस सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था. बट जो डिवीजन पहले हुआ था अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, मतलब ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो डिवीजन करना चाहिए था, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ. मतलब उनके एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे हमें करना था डिवीजन कि अगर कोई भी मतलब जो पर्सन जैसा काम कर रहा है उसको उस हिसाब से एक कास्ट प्रोवाइड कर दी जाए. बट उसको फिर बर्थ के बेसिस पे कर दिया गया धीमे धीमे और इस सोसाइटी में मतलब ये परमानेंट हो गया. उसके बाद क्या हुआ कि जो क्षत्रिय क्लैन थी, क्षत्रिय क्लैन इससे बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड थी और इस चीज को देखते हुए क्षत्रिय क्लैन ने ये डिसाइड किया कि हम एक नया रिलीजन बनाने जा रहे हैं. सो वो जो नया रिलीजन बना वो 3 रिलीजन्स थे. एक था बुद्धिज्म, एक था जैनिज्म और एक था आजीविका. और साथ ही साथ इस मूवमेंट को एंटी वैदिक मूवमेंट भी नाम दिया गया क्योंकि ये वेदास से मतलब हिंदू रिलीजन वेदास से चलता है. सो वेद के अपोज एंटी वैदिक मूवमेंट नाम दिया गया क्योंकि इसमें वही था मैंने बताया कि कास्टिज्म था और कास्टिज्म जो था वो बहुत ही गलत बेसिस पे किया गया. दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ कि जो जिस कास्ट में बॉर्न हुआ है वो उसी कास्ट में रहेगा. सो दैट वाज रॉन्ग. और इसी के साथ साथ पुअर कंडीशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन भी हुआ करती थी और मोबिलिटी इन कास्ट तो थी ही नहीं. मतलब कि अगर आप गलती से भी एक ब्राह्मण हो गए तो आप शूद्र में नहीं जा सकते एंड शूद्र हो गए तो ब्राह्मण नहीं बन सकते. तो इसका मतलब वो जो मोबिलिटी थी वो मोबिलिटी खत्म हो चुकी थी पूरी तरह से. ठीक है. सो यहां से जो इमर्जेंस हुआ तो ये रीजन था कि क्यों बुद्धिज्म, जैनिज्म और ये आजीविका फिलॉसफी ये इमर्ज क्यों हुई और ये फिर आगे बढ़ी भी. तो इसको अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. फिर यहाँ पे एक किंग आए, ग्रेट अशोका, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस किंग है. तो उन्होंने पूरे श्रमण ट्रेडिशन को प्रमोट करना शुरू किया, मतलब पैट्रोनाइज किया बुद्धिज्म को भी, जैनिज्म को भी और आजीविका को भी. बट एक कलिंगा की वॉर हुई. कलिंगा वॉज ओडिशा, एट टुडे ओडिशा उसे बोलते हैं, बट एट दैट टाइम उसका नाम कलिंग था. तो कलिंग की वॉर के बाद जब उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखा तो वो डिस्ट्रक्शन देखने के बाद उनको लगा कि नहीं अब मुझे बाकी मतलब वो उन्होंने आजीविका और जैनिज्म को बॉयकॉट कर दिया. पूरी तरह से नहीं, बॉयकॉट नहीं कहेंगे, बट हाँ उन्होंने उसको फॉलो करना छोड़ दिया. वो बुद्धिज्म की तरफ टोटली शिफ्ट हो गए और फिर बुद्धिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया. कई ढेर सारे स्तूप बनवाए और बहुत ढेर सारे उन्होंने स्तंभ बनवाए जिससे बुद्धिज्म और ज्यादा प्रमोट हो. तो यहाँ पे भी मौर्य पीरियड जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है. मतलब हम लोग उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे. तो पहला पार्ट हम लोग उसके पिलर्स को पढ़ेंगे कि कौन कौन से पिलर्स बनवाए थे अशोका ने और बाकी अदर जो किंग्स जिन्होंने पैट्रोनाइज किया बुद्धिज्म को.
फिर स्तूप कैसे कैसे बने और कौन कौन से बने थे, केव कैसी कैसी बनी कि मतलब केव्स भी बनाई जाती थी पैट्रोनाइज करने के लिए, स्कल्पचर्स कौन कौन से बनाए गए थे, एंड पॉटरी कैसी की गई थी। तो ये हम लोग 5 पार्ट्स में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। जब हम लोग बात करते हैं पिलर्स की, तो 2 तरह के पिलर्स हुआ करते थे मौर्य पीरियड में। तो दैट फर्स्ट वाज मौर्य पिलर्स एंड दूसरा सेकंड वाज आर्कमेनिया पिलर्स। तो मौर्य पिलर्स जो हुआ करते थे वो टोटली मोनोलिथिक स्टोन्स, मतलब कि मोनोलिथ हुआ करते थे। मोनोलिथ का मतलब क्या होता है, एक सिंगल स्टोन से बना हुआ, मतलब कि वहां पे एक ही स्टोन को कट करके एक पिलर को ड्रॉ किया बनाया जाता था। ये मौर्य पिलर का स्पेशलिटी थी। एंड आर्कमेनिया पिलर्स जो थे वो ईरान में बनते थे, और उसमें जो मतलब स्टोन्स होते थे वो अलग अलग जोड़े जाते थे। मतलब एक स्टोन को काट के नहीं बनाया जाता था, डिफरेंट स्टोन्स को जोड़ करके वो पिलर्स बनाए जाते थे। दैट वाज आर्कमेनिया पिलर्स। और मौर्य पिलर्स की स्पेशलिटी ये होती थी कि ये बहुत ही ज्यादा फाइन तरीके से इनको पॉलिश भी किया जाता था, और ये एवरेज हाइट इनकी 40 फीट की होती थी। इसमें सबसे नीचे होता था बेस, फिर बेस के ऊपर होता था शाफ्ट, मतलब एक पिलर टाइप का, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उसके ऊपर पूरा एक स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर कैपिटल होती थी। अगर आपके पास मतलब आप जो भी बुक रेफर करो उसमें देख लो तो उसमें ये मिल जाएगा। फिर उसके ऊपर एबैकस, एक पतला सा डिस्क टाइप का होता है, और उसके बीच में अशोक चक्र होता था, और उसके ऊपर क्राउनिंग एनिमल भी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये पिलर का पूरा स्ट्रक्चर होता था। अगर मेरे पास फोटो होगी तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा इसी में। तो ये हम लोगों ने पिलर के बारे में डिस्कस किया, बट पिलर बनाने के पीछे रीजन क्या था, कुछ और भी तो वो ड्रॉ कर सकते थे, पिलर ही क्यों बनवाया। तो होता क्या था कि पहले जब अशोक कहीं पे भी कोई भी लड़ाई लड़ते थे, और उस लड़ाई को जीतने के बाद वहां पे एक पिलर लगवाते थे। उस पिलर में अपना नाम लिखते थे या जो भी डिटेल वो डालना चाहें, साथ में वहां पे एक कुछ ऑर्डर्स लिखते थे। वो ऑर्डर हुआ करते थे वहां की जनता के लिए, जिससे कि वो वहां की जनता वो नए राजा के ऑर्डर्स फॉलो करना शुरू करे, और अपनी विक्ट्री को कमेंस करने का भी ये तरीका हुआ करता था अशोका का। बट आफ्टर द कलिंग वॉर के बाद वो जो अशोक में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जिसकी वजह से अशोका ने नॉन वायलेंस का रास्ता कह सकते हैं अपनाने की कोशिश करी। और उसमें उन्होंने क्या किया कि जो पिलर्स बनवाए, उस पिलर्स में उन्होंने बुद्धा के टीचिंग्स को लिखा, बुद्धा के बारे में लिखा, और मतलब उनका एम ये हो गया था कि अब मुझे हर जगह पे बुद्धिज्म को स्प्रेड करना है, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत अच्छी टीचिंग देता है। तो ऐसा कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सारे रिलीजन बराबर ही है, बट इस पर्टिकुलर यहाँ पे मौर्य पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो मौर्य पीरियड में देखा जाए तो ऐसा होता है, बाद में फिर ये रिलीजन आके हिंदुज्म में मिल भी जाते हैं। सो अभी स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि ये लोग हिंदुज्म से दूर जाते हैं, और यहाँ पे पिलर्स बनवाते हैं, स्तूप बनवाते हैं। अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे पिलर का जो पर्सपेक्टिव होता था वो था कल्चरल कॉन्क्वेस्ट करने का, मतलब वहां की कल्चर को हम जीत लें, मतलब वो वहां के लोग भी हमारा कल्चर फॉलो करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली वो हमारे जैसे हो जाएंगे। उनका मेन एम ये हुआ करता था। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं सारनाथ में पिलर है बुद्धिज्म से रिलेटेड। लायन वहां पे बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, सारनाथ, वाराणसी। और फिर उसके बाद पिलर एट लौरिया में पिलर है, वहां पे भी लायन बना हुआ है इन बिहार। एंड फिर रामपुरवा पिलर जो है वो उस पे बुल बना हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो इन बिहार। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे पिलर के। सारनाथ पिलर जो है वो सिग्निफाई करता है धर्मचक्र परिवर्तन को। धर्मचक्र परिवर्तन मतलब यहाँ पे इन्होंने बुद्धा का फर्स्ट सेरेमन हुआ था, जहां पे इन्होंने टीचिंग दी थी कि किस तरह से हम जो है लाइफ की साइकिल को क्विट करके सैल्वेशन पा सकते हैं। मतलब सैल्वेशन का मतलब होता है कि हम लोग एनलाइटन हो सकते हैं इस लाइफ की साइकिल को क्विट करके। तो ये तो हम लोगों ने बात किया पिलर्स के बारे में, जो कि एंड हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्तूप, कि जो स्तूप होते थे वो कैसे बनते थे। सो इन प्रीवियस टाइम्स व्हेन जो वहां के मॉन्क्स होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, वो जब मेडिटेट करने चाहते थे तो वो मेडिटेशन में इतना ज्यादा खो जाते थे कि वो 2-3 महीने तक वहीं बैठे रहते थे। सो वो बैठे बैठे वहीं पे सैल्वेशन और उनकी डेथ नहीं बोलेंगे, कह सकते हैं महापरिनिर्वाण वर्ड यूज किया गया था।
तो मैं भी वही बोलता हूँ, बट ओवरऑल वहाँ पे उनकी बैठे बैठे डेथ हो जाती है। एंड फिर वहाँ पे थोड़ा सा सैंड वगैरह कई महीने तक बैठने की वजह से सैंड के पार्टिकल्स आके उनसे स्टिक हो जाते हैं, उनको कवर कर लेते हैं पूरी तरह से, एक मतलब कि उनको पूरी तरह कवर करके छोटा सा माउंटेन शेप बना देते हैं, तो वो स्तूप कहलाता है। तो बुद्धिज्म, जब गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण अटेन किए, तो महापरिनिर्वाण अटेन करने पर उनके लिए एक बड़ा स्तूप बनवाया गया, क्योंकि जो बुद्धा थे, बुद्धा वॉज काफी ज्यादा फेमस थे, काफी ज्यादा एनलाइटेंड थे, और उनकी नॉलेज जो है सबको पता भी थी। वो बाकी मॉन्क्स की तरह खुद डायरेक्ट सैल्वेशन ना पा करके उन्होंने पहले दूसरों को रास्ता बताया सैल्वेशन का, देन फिर वो सैल्वेशन की तरफ गए महापरिनिर्वाण अटेन करके। सो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने बुद्धा का बहुत बड़ा स्तूप बनवा दिया। फिर इस तरह से 9 स्तूप टोटल बने बुद्धा के, एंड उस 9 स्तूप में जो है रिलिक्स ऑफ बुद्धा, मतलब वो जो मेन जो बुद्धा का स्तूप था वहां से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले जाकर के बाकी जगह पे रखी गई, जिसको रिलिक्स ऑफ बुद्धा बोला गया। तो कई ऐसे स्तूप बनवाए गए एंड फॉर पूजा के पर्पस के लिए, या फिर जो भी बुद्धिज्म में प्रैक्टिस की जाती है। तो ये जो 9 स्तूप थे, बाद में मतलब 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल में अशोका को जब मतलब अशोक ने पैट्रोनेज करने को चाहा, तो इन्होंने 9 स्तूप जो बनवाए थे, मैंने बताया जो 9 स्तूप थे वो अशोका ने ही बिल्ड करवाए थे। एक लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, रामग्राम में, वेथापिया में, है ना, पावा में, राजगिरी, वैशाली, पिप्पलवीना एंड कुशीनगर, ये 9 जगह पे उन्होंने स्तूप को बनवाया। एंड फिर उसके बाद उन्होंने टोटल 84,000 स्तूप्स बनवाए, बट बाकी सब में रिलिक्स ऑफ बुद्धा नहीं थे। सिर्फ 9 स्तूप में ही रिलिक्स ऑफ बुद्धा, मतलब जो मेन स्तूप था बुद्धा के, उसमें से थोड़ी थोड़ी सैंड ले जाके सब जगह पे रखी गई, एंड फिर उसको वो लोग पूजा करते थे और जो भी। तो ये था स्तूप फॉर्मेशन का प्रोसेस। अभी स्तूप के बारे में हम लोग और डिटेल में करेंगे, बट थोड़ा सा बुद्धा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो बुद्धा के बारे में जान ले। बुद्धा के बारे में 3 जैसे उनकी बॉडी रहती थी, जो उनका पोस्चर रहता था मेडिटेशन के टाइम पे, तो उसमें ये देखा गया कि जो उनके लेग्स हैं उनको मेधी माना गया, उनका जो एब्डोमेन एंड चेस्ट है उनको अंडा नाम दिया गया, एंड फिर जो उनका हेड है, हेड को नाम दिया गया यस्ती। तो ये 3 पार्ट्स में उनके बॉडी को मतलब हम लोगों ने सिग्निफाई किया, ऐसा एक मान लिया कि ये 3 पार्ट्स में है, जिसमें से जो यस्ती है मेन हेड पार्ट, उसमें मतलब उसमें 3 चीजें, उसमें है छतरी मतलब उसमें थोड़े से एंटीना टाइप गोल गोल से लगे हुए थे, एंड वो जो एंटीना जिस पे लगे थे वो एक डंडा नाम दिया गया उसे, छतरी, डंडा एंड हर्मिका, जिसके ऊपर वो एंटीना पूरा लगा हुआ था। ये पूरा मतलब ऐसा ही बुद्धिस्ट के जो टेम्पल्स होते हैं, या सॉरी टेम्पल तो हिंदू के में होते हैं, पर बुद्धिस्ट में भी टेम्पल्स कह सकते हैं, या स्तूप होते थे, तो उनको ऐसा ही शेप दिया जाता था कि नीचे जो है, सबसे नीचे जो है रखा जाता था मेधी, देन उसके बीच ऊपर अंडा, एंड ये पूरा एकदम एक गेट के जैसा स्ट्रक्चर होता है, सेमी सर्कुलर। फिर उसके ऊपर जो है 3 पार्ट्स, वही यस्ती होता है, यस्ती में 3 पार्ट्स, छतरी, डंडा और हर्मिका, ये 3 रख दिए जाते हैं। सो इसमें मैं तो आपको पता चल गया यस्ती में 3 पार्ट्स होते हैं, है ना, छतरी, डंडा और हर्मिका। एंड छतरी में 3 एंटीनास होते हैं, मतलब वो जो मैंने बताया ना गोल गोल डिस्क लगी होती है उस डंडा पे, वो 3 डिस्क होती है, एंड तीनों डिस्क आर द 3 जेवल्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध, धम्म एंड संघ। ये 3 जेवल्स होते थे बुद्धा के, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द 3 जेवल्स ऑफ बुद्धा, दैट इज बुद्ध, धम्म एंड संघ। वो उसी पार्ट में होते थे, छतरी के पार्ट में, यस्ती में छतरी के पार्ट में होते थे। फिर ये जो स्तूप होता था, मतलब मेडिटेटिंग लेग्स ऑफ बुद्धा को मेधी बोला गया, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ होता है, वो सर्कुलर पाथ का नाम होता है प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ जो है वो उनके अराउंड घूमने के लिए होता है कि आदमी जो है अगर कोई पूजा करने गया तो वहां पे अराउंड उनके रोटेट, मतलब कि घूम सके, ठीक है। और उसके बाहर एक बड़ी बाउंड्री होती है, वो बाउंड्री में 4 गेट्स होते हैं जिनको तोराना बोलते हैं। तोराना में जैसे उनकी पूरी लाइफ को वहां पे दिखाया गया है। उनकी पूरी लाइफ में सबसे ईस्ट में जो है लुम्बिनी, जहां पे उनका जन्म हुआ था,
फिर लुम्बिनी में जन्म हुआ था। उसके बाद ईस्ट के बाद ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब साउथ में जाते हैं दैट इज निर्वाण इन बोध गया। फिर वेस्ट में जाते हैं, इन वेस्ट दिस इज धर्म चक्र परिवर्तन इन सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। एंड फिर नॉर्थ में जाते हैं तो महापरिनिर्वाण इन कुशीनगर। तो ये पूरा इनके मतलब जो 4 गेट्स हैं तोराना उनको सिग्निफाई करते हैं। एंड ये जो बाउंड्री होती है मतलब सबसे बड़ी बाउंड्री वही जहां पे गेट्स बने होते हैं उसको वेदिका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया कि बाहर की जो बाउंड्री है दैट इज वेदिका, उस पे जो गेट्स हैं दैट इज तोराना। तोराना जो है उनके लाइफ के जो साइकिल है उसको डिफाइन करता है। पहला क्या है बर्थ, फिर उसके बाद बोध गया में निर्वाण, देन फिर सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन एंड उसके बाद महापरिनिर्वाण इन कुशीनगर। तो ये पूरा इनका स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये तो था पूरा स्ट्रक्चर स्तूप का कि किस तरह से स्तूप को बिल्ड करवाया जाता था। एंड स्तूप में जो गेट्स होते थे उन गेट पे स्ट्रक्चर्स बने होते थे। वो स्ट्रक्चर्स जो होते थे वहां की फोल्क गॉडेस के होते थे। सलभंजिका यक्षिणी होती थी, गॉडेस मतलब यक्षिणी गॉडेस को बोलते हैं। सो एक फेमस स्ट्रक्चर हुआ करता था दैट वाज सलभंजिका यक्षिणी बोलते थे। तो सलभंजिका यक्षिणी का मतलब होता है कि यक्षिणी का मतलब तो हो गया फोल्क गॉडेस, मतलब गॉडेस को सिग्निफाई कर दिया। एंड सलभंजिका का मतलब होता है कि एक सैल ट्री की ब्रांच को होल्ड करे रहना। तो ये बहुत ही ज्यादा पवित्र या ऑस्पिशियस माना जाता है बुद्धिज्म में कि एक गॉडेस है यक्षिणी, वो एक सैल ट्री के ब्रांच को होल्ड करके रखी है। ये आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दिख भी जाएगा। एंड आई सजेस्ट कि आप लोग इसको नोट डाउन भी करते रहो, तभी इसका कोई मतलब निकलेगा, क्योंकि रिवाइज करना पड़ेगा। उनके जो स्तूप थे उनके ऊपर कुछ और भी फोल्क सिंबल्स हुआ करते थे। वो कैसे होते थे, जैसे लोटस एंड एलिफेंट जो है वो बुद्धा के बर्थ को सिग्निफाई करता था। फिर उसके बाद बैनियन ट्री जो है और एम्प्टी सील ये जो है निर्वाण को सिंबलाइज करते हैं। एंड हॉर्स जो है वो रिनंसिएशन को सिंबलाइज करता है, मतलब महाविनिश क्रम, मतलब घर को त्याग देना, रिनंसिएशन। तो हम लोगों ने अभी क्या क्या डिस्कस किया, पिलर्स को डिस्कस किया। एंड पिलर्स के बाद हम लोगों ने स्तूप को डिस्कस किया। नाउ स्तूप के बाद हम लोग केव को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो केव में ज्यादा कुछ नहीं है, वहां पे सीधा सा ये था कि नेचुरल केव्स हुआ करती थी, उन्हीं को ये लोग बहुत ज्यादा डेकोरेट करते थे। उनके जो गेट्स होते थे उनको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते थे। एंड वहां पे पहले केव्स जो है वो आजीविका सेक्ट के लिए, मतलब कलिंग वॉर के पहले जब अशोका वो जब आजीविका को पैट्रोनाइज करते थे तब उन्होंने आजीविका के लिए केव्स बनवा रखी थी। तो उन्हीं केव्स को वो बुद्धिज्म के लिए मतलब बहुत ज्यादा डेकोरेट करवा दिया, है ना, गेट्स को डेकोरेट करवा दिया। तो ये सारा और उसको ही मतलब एक रिलीजियस फॉर्म दे दिया गया बुद्धिज्म के पर्सपेक्टिव से। और जो इसके गेट्स होते थे वो सेमी सर्कुलर शेप के होते थे, मतलब वो स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं, वो सेमी सर्कुलर शेप के हुआ करते थे जैसे केव्स में होता है। फिर उन्होंने कुछ केव्स बनवाई, जैसे लोमास ऋषि केव इन बोध गया में लोमास ऋषि केव बनवाई, सुदामा केव भी बनवाई ऑन नागार्जुन हिल, और रॉक कट केव्स भी बनवाई धौली हिल्स पे। तो ये कुछ केव्स का नाम है जो अशोका ने उस टाइम पे बनवाई थी। अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, पिलर्स डिस्कस किया, स्तूप डिस्कस किया, केव्स को डिस्कस किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्कल्पचर्स। तो जब हम लोग स्कल्पचर्स की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज दिखती है उस टाइम पे मौर्य पीरियड में, दैट वाज यक्षिणी। तो यक्षिणी की पूजा, मतलब वहां की फोल्क गॉड की पूजा, फोल्क गॉडेस की पूजा काफी हुआ करते थे इन बुद्धिज्म। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि वहां के गेट्स पे जो है यक्षिणी या फिर सलभंजिका यक्षिणी के फिगर्स या डायग्राम्स देखने को मिलते थे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि वहां पे जो बुद्धिज्म थे वो यक्षिणी मतलब गॉडेस की पूजा करते थे। फिर जब हम जैन रिलीजन की बात करते हैं मौर्य पीरियड में, तो हम ये देखते हैं कि 24 तीर्थंकर हुआ करते थे जैन में। तो 24 तीर्थंकर के लिए 24 यक्षिणीज भी हुआ करती थी, मतलब गॉडेसेस हुआ करती थी। एंड वर्शिप ऑफ यक्षिणी तो काफी ज्यादा कॉमन थी हिंदुज्म में भी, क्योंकि हिंदू में भी जो है सप्त मातृका पूजा में
यक्षिणीज की पूजा मतलब मदर गॉडेस की पूजा होती थी। फिर अब हम लोग बात करें अगर तमिल एपिक्स में, तो वो सीलापधिकरम एक तमिल एपिक है जिसमें यक्षिणी की पूजा बताई गई। सो यक्षिणी पूजा एट मौर्य पीरियड वॉज वेरी कॉमन एट दैट टाइम। इसीलिए उस टाइम के जो यक्षिणीज के फिगर्स होते थे वो बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करते थे। जैसे एग्जाम्पल ले तो दीदारगंज में यक्षिणी की मूर्ति है ना। यक्ष और यक्षिणी के स्कल्पचर्स आपको भरूच मध्य प्रदेश में भी मिल जाएंगे। फिर सलबंजिका यक्षिणी जो है वो सांची स्तूप में देखने को मिलती है और उसी टाइम पे। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिए जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ उस टाइम पे यक्ष यक्षिणी की पूजा या यक्षिणी की पूजा, मदर गॉडेस की पूजा काफी ज्यादा हुआ करती थी। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं पोएट्री के ऊपर। तो हम लोगों ने लगभग सब कर लिया है। नाउ पोएट्री सर बचा है, पोएट्री को डिस्कस करना। तो पोएट्री की बात कर तो उस टाइम पे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर हुआ करते थे, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर NBPW, है ना। तो इसमें क्या हुआ करता था कि बहुत ही ज्यादा फाइन सेडिमेंट्स को यूज किया जाता था। और फाइन सेडिमेंट्स करते कैसे थे, वो एक छोटा सा मतलब बहुत पतला सा पाइप जिसके अंदर से उन सेडिमेंट्स को पास कराते थे और जो पास हो जाता था सिर्फ उन्हीं को लेते थे, जिसकी वजह से उनकी जो स्कल्पचर्स मतलब पोएट्री हुआ करती थी वो काफी ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा शाइनी होती थी और इजिली पॉलिश भी हो जाती थी। और ये जो था क्लाइमेक्स था, मतलब बहुत ज्यादा पोएट्री यहाँ पे अल्टीमेट राइज पे आ चुकी थी और इसके बाद पोएट्री का बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हुआ नहीं। और ये जो मेथड यूज किया जाता है मतलब कि फाइन सेडिमेंट सेलेक्ट करने का, उसे बोलते हैं लेविगेशन मेथड। सो यहाँ पे हम लोगों ने मौर्य पीरियड को भी पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, जैसा सब कहते हैं वही कर देना। ओके, थैंक यू।